हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। तो आप लोग जितने स्टूडेंट्स इस बार जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग 3-4 मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। हम लोग के पास अब आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कॉल किया है कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए, किस टॉपिक पे कितना समय दिया जाए, किस टॉपिक को कहाँ से पढ़ा जाए। तो एक तो आप ये जान लीजिए कि आज 11 मई है। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो शायद एग्ज़ाम आप लोगों का हो गया होता। तो इस केस में तो आप लोग सभी लकी हो गए कि लॉकडाउन किसी न किसी को, अगर किसी को घाटा भी कर रहा है तो किसी न किसी को बेनिफिट भी कर रहा है। तो इस चक्कर में आप लोग अब चाइना को थैंक यू नहीं बोल दीजिएगा कि चाइना के कारण लॉकडाउन हो गया, आप लोगों को पढ़ने का समय मिल गया। क्योंकि अगर रिलेटिव टर्म में देखिएगा तो सभी के लिए सभी मेहनत करते चले जा रहे हैं, तो ये सभी के लिए एक अच्छी बात हो गई है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, एक तो आज टाइम टेबल को लेके कि आप लोगों ने देखा कि यूजीसी ने कुछ निकाला, जेएनयू ने कुछ निकाला, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग आजकल ज्ञान देने लगे हैं। और उनके कारण भी हम लोगों को परेशानी होती है कि आप लोग कहीं से भी कुछ सुन लेते हैं, तुरंत कॉल कर देते हैं, और कॉल करके फिर आप ये आर्ग्यू करने लगते हैं कि सर उसने वो बोल दिया, इसने ये बोल दिया। तो देखिए, आप कोशिश कीजिए कि जितना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके वो ले लीजिए। तो आज हम लोग उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में करीब करीब हम लोगों के पास 1000+ कॉल्स आए हैं, और सारे लोग इसी चीज़ को पूछ रहे हैं कि अब सिर्फ लास्ट का 2 महीना बचा है। तो इस लास्ट के 2 महीने में किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए कि उनका जेएनयू में सिलेक्शन हो जाए। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ है, आप लोग पहले से तो पूरे चिल्ड थे, लेकिन आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में कम नंबर आ गया, अब आप लोग हो रहे हैं परेशान। परेशान नहीं होना है, इसके लिए और अच्छी प्रिपरेशन करनी है। तो कहाँ से प्रिपरेशन की जाए, किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए। बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को जो कॉल किया है, तो हम लोगों ने उनको एक्सप्लेन किया है कि अभी भी आपके पास 2-2.5 महीने समय है, तो आप लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का पूरा वीडियो पे हम लोग इसी पे बात करेंगे। क्योंकि देखिए, इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी भी बहुत सारे आप लोग में जो जिनकी आप ये बोल सकते हैं कि टिकटॉक से बाहर नहीं निकले हैं, अभी भी आप लोग यही कॉल करके पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम जो इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा। सर मैंने फ्रेंच भर दिया है, तो सिर्फ मुझे फ्रेंच का एग्ज़ाम देना होगा। अब कुछ लोगों ने तो आज ये कॉल करके पूछ दिया कि सर मुझे फ्रेंच में एग्ज़ाम देना होगा या इंग्लिश में देना होगा। तो अभी मैं बोलूँगा कि अभी भी कुछ टाइम है आपके पास फॉर्म भरने का। आप फॉर्म अभी नहीं भरिए, वेट कर लीजिए कि और अगर एक्सटेंड हो जाता है तो फाइनली आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा अभी। क्योंकि अभी होपफुली 2.5 महीने ही होने वाले हैं फॉर्म का डेट आए हुए, और आप 2.5 महीने में यही पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम जो इंग्लिश में देना होगा कि फ्रेंच में देना होगा। तो बहुत समय अभी आपके पास, तो उस पर भी बात कर लेंगे कि एक से एक जो सवाल हम लोग से पूछे जाते हैं, कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि सच में इनको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। जैसे कि एक ने किसी ने आज लास्ट वीक ही हम लोग को कॉल करके पूछा कि सर मोबाइल पे ही एग्ज़ाम देना है, जेएनयू का एग्ज़ाम मोबाइल पे ही हो जाएगा। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोले सर मेरा ना कोई पढ़ता है जेएनयू में, वहाँ पे जो एग्ज़ाम हो रहा है मोबाइल से हो रहा है, इसलिए मुझे भी लगा है कि मोबाइल पे ही एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जितने लोगों को ये लग रहा है कि मोबाइल पे एग्ज़ाम होगा, तो आप पढ़ाई नहीं कीजिए, चीज़ें इकट्ठा करके रख लीजिए कि एग्ज़ाम होगा तो आप लोग तुरंत कहाँ से पूछा जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है तो गांव में जाके इकट्ठे कहीं बैठ जाइए, 8-10 लोगों को भी बैठा लीजिएगा कि अगर कोई भी सवाल आया तो आप तुरंत अनाउंस कर दीजिएगा। जैसे केबीसी होता है ना, वैसे अनाउंस कर दीजिएगा, किसी न किसी को तो आता ही होगा आंसर, वो बता देगा। तो ऐसे ऐसे भी अभी लोग आ रहे हैं जो ये इस टाइप के भी सवाल पूछ रहे हैं कि सर मोबाइल से होगा या फ्रेंच में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी सवाल आ रहे हैं। तो हम लोग इनके भी एक लिस्ट बनाए हैं, और हम लोग ने सोचा है कि जब पूरा ये जेएनयू एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग इस टाइप के बहुत सारी जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी है, लोगों के जो अलग अलग सवाल थे, वो सारी चीज़ों को हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे किसी ने आज ही किसी ने कॉल करके पूछा कि सर मैं बीए का और एमए का दोनों का भर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ।
मैंने पूछा कि भाई अभी आपने बीए का भरेगा या एमए का भरेगा, ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है या नहीं कर ली है। तो उनका जवाब था कि सर ग्रेजुएशन तो अभी नहीं किया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जेएनयू में बीए भी जो करूँगा तो दोनों का फॉर्म भर दिया जाए। मैंने बोला भाई भर दो, एमफिल पीएचडी भी है जेएनयू में, आगे चल के आप कीजिएगा एमए कंप्लीट, अभी एमफिल कर लीजिए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एग्ज़ामिनेशन को डेट को लेकर, क्योंकि आप सभी लोगों में यही चीज़ है, मैक्सिमम तो यही मना रहे हैं कि थोड़ा और एक्सटेंड हो जाए, लॉकडाउन और चले। आज जैसे कुछ लोगों ने कॉल करके बोला कि सर कब तक एग्ज़ाम हो जाएगी, तो मैंने बोला कि यार जुलाई एंड नहीं तो अगस्त में होने का चांस है। तो उनका जवाब था कि सर थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाता ना तो समय मिल जाता। भाई साहब 2.5 महीने से तो फॉर्म भराया जा रहा है, 2.5 महीने से बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए तो अभी थोड़ा 3-4 महीने और डेट रहना ही चाहिए कि आप लोग प्रिपरेशन कर सकें। जो दूसरा ये था कि जेएनयू का आप लोग जानते हैं कि एकेडमिक कैलेंडर निकल गया है, और एकेडमिक कैलेंडर में ये लिखा गया है कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई से जो आपका एकेडमिक प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग सभी लोगों ने तो इतना सुन लिया, इतना पढ़ लिया, ये यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी ज्ञान दे दी जाती है, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि उसमें सबसे पहले अक्षर में ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू सिचुएशन एंड सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन। तो ये जो आपका टाइमलाइन दिया गया ये हमेशा से लास्ट ईयर भी उसी टाइमलाइन पे हुआ था। मेरा भी रजिस्ट्रेशन जो समर रजिस्ट्रेशन होता है, या आप ये बोल सकते हैं जो मानसून रजिस्ट्रेशन होता है, वो जुलाई के लास्ट में ही होता है, और उसका जो पीरियड है कि रजिस्ट्रेशन कब होता है वो अराउंड आपका 26 से 31 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन होता है। एडमिशन प्रोसेस जो होता है ये आपका जुलाई 15 से लेकर जुलाई 31 तक एडमिशन प्रोसेस होता है, और जो नए क्लासेस स्टार्ट होते हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट होता है। तो इसमें नई बातें कुछ नहीं है। हाँ, नई बातें क्या है कि इस बार का सिचुएशन दूसरा हो गया है, लेकिन अब बहुत सारे लोग ने ये यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने ये बोल दिया कि आपका जो है एग्ज़ाम पक्के से पक्का, क्योंकि एडमिशन शुरू होने वाला है, क्लास शुरू होने वाला है, इसलिए जो है आपका जून में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब मैं आपको क्या ही बताऊं, सोच सकते हैं आप लोग समझदार हैं, जेएनयू में आ रहे हैं अगर, तो ये चीज़ होती है ना कि अगर आप लोग जेएनयू में जो वो लोग आते हैं जो पहले से उनके हाल चाल ढाल समझ जाते हैं, और फिर भी अभी तक आप लोग नहीं समझे हैं, तो फिर अब मैं क्या ही बताऊं, मैं भी नहीं समझा सकता हूं। और बहुत सारे लोग, हाँ एक चीज़ तो मैं भूल गया, एक से मैंने पूछा कि भाई आप जेएनयू आना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाई कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं सर अभी तक तो शुरू नहीं किए, लेकिन आप बताइए पढ़ाई कैसे करनी है। मैंने उनको पूरा सीरियसली, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, आधे घंटे तक समझाया। फिर मैंने पूछा कि आना क्यों चाहते हो, तो उनका जवाब था कि सर मुझे ना कन्हैया कुमार बनना है। अब मैं क्या ही बताऊं उनको। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे हम लोग सीरियसली आधे घंटे तक उनको समझाते हैं पढ़ाई कैसे करनी है, और वो अभी जो है 12th पास करके सोच रहे हैं कि हमको कन्हैया कुमार बन जाना है। तो मैंने उनको यही समझाया कि फिर जब कन्हैया कुमार ही बनना है तो जेएनयू आने का क्या फ़ायदा। कन्हैया कुमार जी अपने बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप भी रुक जाइए, 24-25 साल तक हो जाइए। अभी आपका 20 साल हो ही गया होगा, 5-6 साल पूरा अपने इलाके में प्रचार कीजिए, फिर डायरेक्ट जो है 24 का चुनाव लड़ लीजिएगा। तो बोले कि नहीं सर, अभी 4-5 साल जो इधर उधर भटकेंगे तो जेएनयू में रह लेते हैं। तो बोले वाह, मतलब जेएनयू एक सहारा हो गया है भोले बसरे के भटकने से बचाने के लिए, तो वो लोग भी जेएनयू आ रहे हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम का डेट था, तो बहुत सारे लोगों का यही सवाल था कि सर एग्ज़ाम का डेट कब होगा। तो आपका एग्ज़ाम का जो डेट है ये अभी तक, जब तक देखिए नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक किसी को बिलीव नहीं कीजिए, और आप लोग सिचुएशन तो जानते ही हैं। और एक चीज़ मैंने आपको बता दिया, दोबारा मैं बताता हूँ कि भारत में कहीं पे भी अगर लॉकडाउन होता है तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। अब कुछ लोग ने ये बोला कि सर जामिया का तो डेट आ गया। अरे भाई, जामिया में सिर्फ दिल्ली में एग्ज़ाम होता है, जामिया का एग्ज़ाम पूरे इंडिया में नहीं होता है। अब जब पूरे इंडिया में नहीं होता है तो जामिया को तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना आसान है ना। लेकिन देखिए, जामिया का एग्ज़ाम देने भी भारत के अलग अलग हिस्से से लोग आते हैं, तो वहाँ अगर नहीं आ पाएंगे तो ये भी एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा। अब कुछ लोग जो है ये पूछ रहे हैं कि सर जेएनयू अच्छा है या डीयू अच्छा है।
अब आप आज बिलीव नहीं कीजिएगा, एक बच्चे ने ये तक पूछ लिया कि सर जेएनयू का बीए प्रोग्राम अच्छा है या हम सर्टिफिकेट कोर्स अपना घर पे ही कर लें वो अच्छा है। मैंने बोला भाई घर पे ही कर लो वो अच्छा है, बेकार का जेएनयू आने के लिए तो बहुत मेहनत भी करना है, यहाँ फिर आपको पढ़ाई भी करनी है। घर पे तो टेंशन फ्री, आप पैसे दीजिएगा आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बोला हाँ सर। और मैंने उसको यही बताया कि देखिए आपको जो वहाँ 25,000 रुपये दे के सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो जेएनयू के सर्टिफिकेट से काफ़ी अच्छा रहता है। उसमें कलर भी अच्छे यूज़ होते हैं, अच्छे कलर से आपका नाम भी लिखा रहेगा। जेएनयू का सर्टिफिकेट जो मिलता है वो तो ब्लैक एंड वाइट रहता है। तो उसने बोला हाँ सर सर्टिफिकेट भी अच्छा रहेगा, दिखाने में भी अच्छा लगेगा। बोला हाँ। तो वो भी हैं जो समझ गए हैं कि जेएनयू में 3 साल का बीए ना करके कहीं से भी 1 साल का फॉरेन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट कोर्स। और फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आगे का आपका क्या काम एम है। बोला सर ये सर्टिफिकेट करके जो है हम 40-50 हज़ार रुपये कमा लेंगे। मैंने बोला बहुत अच्छा बात है। मैंने उनसे बोला कि अच्छा एक चीज़ आप पता कीजिएगा, आप जहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं वो 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं क्या? हाँ सर ये तो पता करना पड़ेगा। बोला हाँ पता कीजिए। तो ये तो हो गई एग्ज़ाम को डेट को। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग बोल बोल के थक गए हैं कि जब तक फॉर्म भराया जाएगा आपका एडिटिंग नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन रात एडिटिंग करने के चक्कर में है और एडिटिंग नहीं हो रहा है तो दूसरा फॉर्म भरने लगे हैं। तो अब मैं क्या बताऊं उन लोगों को, ना उनको जेएनयू का प्रोस्पेक्टस पढ़ना है, ना बाकी किसी लोगों से पूछना है, बस लगे पड़े हैं कि किसी तरह से फॉर्म भरा जाए। वो तो भाई शुक्र है कि अब ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है, तो आप जो है जैसे ही कुछ नया फॉर्म भरते हैं सेम डिटेल्स डालते हैं तो आपका रुक जाता है। अगर यही नया ऑनलाइन नहीं हुआ होता, ऐसे लोग अगर मान लीजिए आज से 4-5 साल पहले होते तो 15-20 तो एक एक इंसान फॉर्म भर देता। अब उनके कारण आप सोच लीजिए कि कितना झूठ मूठ का कॉम्पिटिशन हम लोग जो बोल रहे हैं कितने लोग भरते हैं, उसमें 4,000-5,000 ऐसे लोग होते हैं जो एक एक 10-10 फॉर्म डाले हुए। क्यों भाई? तो उनका मिस्टेक हो गया। अब मिस्टेक भी ऐसा मिस्टेक नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकता है। ऑफकोर्स सारे जो भी आपको हम सभी आप सभी लोगों को हम लोग ने बताया कि भाई सारा मिस्टेक चेंज हो जाएगा, और वो मिस्टेक नहीं है, इसीलिए दिया ही जाता है एडिटिंग करने के लिए कि आप जो है फॉर्म चेंज कर सकते हैं। लेकिन भाई मिस्टेक ये हो जाता है कि आप कॉल करके बोले सर मेरे पापा का नाम गलत हो गया, तो वो चेंज होगा कि नहीं होगा? भाई ये तो सच में बहुत बड़ी मिस्टेक है। पापा मम्मी का नाम तो आप गलत मत कीजिए। और कुछ लोगों ने तो अपना भी नाम गलत कर दिया है। अब गलती देखिए क्या है, और ये बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। अब नाम है फलना कुमार, ठीक है, वो तो गांव घर में बोल देते हैं मेरा नाम फलना कुमार है, और आपके कहीं भी देखते हैं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कुमार फलना हो जाता है। फॉर्म भरते समय तो आप लिख देते हैं फलना कुमार, बाद में आप रियलाइज़ करते हैं कि मेरा तो कुमार फलना फलना नाम है। तो ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है। अब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो घर का नाम होता है बिट्टू पिंटू ये डाल दिए हैं, तो उन लोगों को भी अपना नाम चेंज करना है। और ये देख लीजिए कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ साफ साफ 2 या 3 बार आपसे पूछा जाता है कि आप अपना चेक कर लीजिए डेट ऑफ बर्थ, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जो जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो सब चेंज कर लीजिए। पता नहीं क्या देखते रहते हैं कि ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ देखते ही नहीं है। और ये भी तो है ना कि अभी पूरा लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई लिखाई से नाता है नहीं, दिन रात टिकटॉक पे नज़र है, तो ये छोटे छोटे माँ का नाम बाप का नाम तो याद ही नहीं रहता है, तो भर देते हैं कुछ भी, फिर सोचते हैं कि एडिट तो हो ही जाएगा, और उसमें भी भर देते हैं और अभी ही सोच रहे हैं कि तुरंत डाल दो तुरंत एडिट भी हो जाए। तो जितने लोग ऐसे लोग हैं जो अपना ज़्यादा का ज़्यादा समय टिकटॉक पे दे रहे हैं, तो अभी भी आप टिकटॉक पे ही दीजिए। जब एडिटिंग का डेट आ जाएगा ना तो हम लोग आपको कॉल करके भी बता देंगे। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, अपना जो है व्हाट्सएप पे एज यूजुअल बहुत सारे लोग इम्पॉर्टेंट तो मैसेज करते ही हैं, आप लोग भी मैसेज कर दीजिएगा कि सर जब एडिटिंग का डेट आएगा तो बता दीजिएगा, अभी हम लोग टिकटॉक पे बिजी हैं। तो हम लोग आपको कॉल करके बता देंगे कि आप जो है फॉर्म भर लीजिए, जब फॉर्म को एडिट कर लीजिए। तो होपफुली जो एडिटिंग का था, डेट का था कि कब होगा, एग्ज़ाम का डेट कब होगा, ये सब तो हो गया क्लियर। अब जो दूसरा टॉपिक पे आते हैं, तो होपफुली अभी तक जितने लोगों ने पढ़ाई नहीं शुरू किया है तो अब इसके आगे की बात आपको सुनना ज़रूरी नहीं है, आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। जितने लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है तो आप लोग जो है स्टार्ट कर सकते हैं।
तो सबसे पहला आप लोग का सवाल है कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जब लोग ये कॉल करके आज सुबह 9 बजे एक बच्चा कॉल करके ये पूछ रहा है कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो मैंने ये बोला भाई कि 24 घंटा करते क्या हो, क्योंकि अभी ना कहीं जाना है, लॉकडाउन चल रहा है, कर क्या रहे हो। बोला सर कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बोले तब तो फिर कुछ नहीं कर रहे हो, आपके पास 24 घंटा है। तो उससे मैंने पूछा कि भाई ये बताओ उठते कब हो, तो बोला सर 6 बजे टूट जाते हैं। देखिए ये भी समस्या है कि आप लोग घर पे हैं तो 6 बजे टूट ही जाना पड़ता है। फिर दूसरा सवाल था कि उठ के क्या करते हो, तो बोलता है सर कुछ नहीं करते हैं। बोले ठीक है, कितना देर कुछ नहीं करते हो, तो बोला कि सर बहुत टाइम लग जाता है। फिर होता है कि वो ब्रेकफास्ट करता है, नहाता है, फिर खा लेता है। फिर मैंने पूछा तब, फिर बोलता है सर आपका हम यूट्यूब वीडियो देखते हैं। तो मैंने पूछा कि कितना वीडियो देख लिया हो मेरा, तो बोला कि कुछ 55-56 वीडियो देख लिया है। मैंने बोला कि यार 55-56 वीडियो ना बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, 10 मिनट के हैं, 5 मिनट के हैं, तो ये तो तुम एक दिन में पूरा देख सकते हो, बाकी समय क्या करते हो। तो नहीं सर बाकी समय जो आप जो बोलते हैं ना उसी के बारे में सोचते हैं। मैंने बोला कि वाह, अब बताइए अगर मैं 5 मिनट कुछ बोलता हूँ और कोई बच्चा 5 घंटा सोच रहा है, तो इतना तो बाबा रामदेव भी के बोलने पे भी लोग आजकल नहीं सोच रहे हैं। मैंने बोला क्या सोचते हो, बोला सर एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया जाए। तो मैंने उसको यही समझाया कि भाई आप ना सोचना बंद कीजिए, करना स्टार्ट कीजिए। बोला सर क्या करें, तो मैंने बोला पढ़ाई। बोला सर वही तो नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला कि यार जब पढ़ाई नहीं हो रहा फिर जेएनयू आके क्या करोगे। बोला कि सर यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। मैंने बोला यार तुमसे जेएनयू का तो हो नहीं रहा है, तुम करोगे यूपीएससी का प्रिपरेशन। बोला नहीं सर कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मान लीजिए जो आईटी का तैयारी करते हैं, तो कुछ समय के बाद आईटी का एग्ज़ाम का तैयारी छोड़ के आईटी के अंदर क्या करेंगे ना उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग में से जितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि मुझे जेएनयू आके प्रिपरेशन करना है यूपीएससी का, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप जेएनयू का प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि पहले आप जेएनयू आइएगा तब तो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर पाइएगा। इसीलिए बहुत सारे वो लोग जो आप लोग कॉल करके ये पूछे, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताइए आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत आगे चल के आप लोग देखिएगा एक बुक। अब लक्ष्मीकांत क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जितने लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं वो लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। तो मैंने यही बोला कि भाई अभी आप थमो। जैसे ये चीज़ होता है ना कि सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं और मान लीजिए पतंग लूटने के लिए जा रहे हैं, तो पतंग लूटने के लिए सारे बच्चे जब दौड़ लगाते हैं तो एक सीमित स्पीड होता है जिससे कि आप दौड़िए तो पतंग लूटिएगा। अब पता चला कि अब पतंग लूटने के लिए आप जो है ट्रेन की रफ्तार या गति से आप दौड़ पड़े तो पतंग के आगे चले जाइएगा ना, पतंग तो कोई और लेके चला जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है। अच्छा देखिए ये भी किसी ने अभी कॉल ही कर दिया, यही पूछेंगे तो इनको अभी थामते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग जिस चीज़ की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और होपफुली आप लोग सभी लोग जेएनयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी बस जेएनयू के बारे में सोचिए। अभी ना आपको टिकटॉक सोचना है ना इंस्टाग्राम। हाँ टिकटॉक से याद आया, मैंने एक से पूछा कि अच्छा बताइए अभी आप जो है टिकटॉक पे कितना समय दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि सर ज़्यादा तो नहीं देते हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा ये बताइए टिकटॉक है। उन्होंने बोला हाँ सर टिकटॉक तो है। मैंने बोला खोलती हैं, हाँ सर। तो मैंने बोला टिकटॉक, तो बोला सर बनाते नहीं है देखते हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो मैंने उनको यही रिक्वेस्ट किया कि अभी जो है 2 साल आप बस मेरा वीडियो देखिए, और मेरा वीडियो जो आधे घंटे का होता है, ये आधे घंटे का आप सारा वीडियो देखिएगा तो जेएनयू आने में आपको आसानी हो जाएगी। नहीं तो अभी भी आप टिकटॉक देखिएगा तो पता चला कि एग्ज़ाम के बाद भी आप टिकटॉक ही देख रहे हैं। इसलिए सबसे पहला काम जो कीजिए कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम 3 चीज़ जो है अभी डिलीट कर दीजिए। और आपको अगर मान लीजिए सोशल मीडिया पे रहना ही है, ट्विटर पे आ जाइए। ट्विटर पे बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं। वहाँ होता है क्या है कि आपको सीमित शब्दों में अपनी बातों को बताना होता है। तो वो टिकटॉक टाइप सीमित टाइम नहीं समझ लीजिए कि 14 सेकंड में आपको सब कुछ ज्ञान दे देना है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग होते हैं, अच्छे अच्छे लोग होते हैं, अच्छी यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि सरकार जो होती है यहाँ पे की जाती है। आप यहाँ पे राहुल गांधी को भी देखिएगा, मोदी जी को भी देखिएगा, और सारे जितने नेता हैं, जितने
आप ये बोल सकते हैं कि सेलिब्रिटी हैं सभी होते हैं, तो एक अच्छा इंटरटेनमेंट, मतलब मेरे लिए तो वो आप ये बोल सकते हैं कि चीप सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट है। तो रात को जब मैं अराउंड 3 से 4 बजे के बीच जब मैं सोने जाता हूँ, तो मैं 10 मिनट के लिए सिर्फ टिकटॉक खोलता हूँ। और बहुत सारे लोगों को ये बिलीव नहीं होता है कि जो मेरा फ़ोन है, मेरे फ़ोन में सिर्फ 2 ही ऐप है, और इन द सेंस कि टोटल 6 ऐप था जो पहले से आया था, और उसके बाद मेरे में एक व्हाट्सएप है और एक ट्विटर है, हाँ एक और है, एक और है यूट्यूब, 3। तो 3 से ही मेरा काम चल जाता है। और आज के डेट में आप लोग मोबाइल में देखिएगा तो इतने ऐप होते हैं कि आप लोगों को भी पता नहीं है। और ये चीज़ तो मुझे उससे पता चला कि जब हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे गूगल ड्राइव के थ्रू, तो आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछे कि सर गूगल ड्राइव कहाँ मिलेगा, और यही मैंने पूछ दिया होता कि भाई ये बताओ ये टिकटॉक में जो ये आपके एक्टर ही हैं कहाँ के हैं, तो आप लोग सब बता दीजिएगा। तो इसलिए थोड़ा दिन के लिए टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और फेसबुक हो गया, ये सब छोड़ दीजिए इन द सेंस कि अरे यार 2 महीने का समय है, इसको आप रोक दीजिए। तो जितने लोग पूछ रहे थे ना कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए, तो पहला रूल है टाइम मैनेज करने का कि ये 3 को आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने में ये 3 सेकंड लगेगा और पर डे का 4 घंटा टाइम मैनेज हो गया। क्योंकि देखिए आपके पास ना ये रहेगा ना आप देखिएगा। तो जब उस लड़के से मैंने पूछा कि यार सुबह 6 बजे उठ के क्या करते हो, तो बोला कुछ नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने उससे धीरे धीरे पूछना स्टार्ट किया, अच्छा ये बताओ फेसबुक है? बोला हाँ सर। कितने दोस्त हैं? सर 2500। अब बताइए एक छोटे से शहर में रह के वो 2500 दोस्त बना लिया है, तो कहाँ से वो पढ़ पाएगा? दोस्ती यारी में ही तो अभी पूरा समय जा रहा है। फिर मैंने बोला ये बताओ इंस्टाग्राम है? तो बोला यस सर। फिर वो इंस्टाग्राम के बारे में बताया, तो बहुत सारे पेजेस को फॉलो कर रखा है। मैंने बोला कि ये बताओ इस सारे पेजेस में तुमको क्या ज्ञान मिल रहा है? बोला सर अच्छा लगता है। देखिए अब अच्छा लगने का तो कोई लिमिट नहीं है ना। ऐश्वर्या राय को देख के अच्छा लगता है, रसगुल्ला खाने से भी अच्छा लगता है। तो ये आप लोग चूज़ कर लीजिए। तो जितने लोगों ने आप लोगों ने करीब जो पिछले 4-5 दिन में जो 1000+ लोगों ने जो कॉल किया है, तो उसमें 850 लोगों का यही सवाल था कि सर टाइम कैसे मैनेज किया जाए। तो टाइम मैनेज करने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक डिलीट कर दीजिए। 3 सेकंड लगेगा, 3 घंटा बच गया। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि अब पढ़ाई कैसे करनी है। तो देखिए आज के टाइम में हो क्या गया है कि आप लोगों को ना मल्टीपल सोर्स से चीज़ें मिल रही है। अब मल्टीपल सोर्स से कोई भी चीज़ें मिलती है, और अब बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हो जाती है। व्हाट्सएप पे आप लोगों ने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं जहाँ पे अननेसेसरी का डिस्कशन भी होता है। बहुत सारे ग्रुप में तो ये भी चर्चा हो रही है कि एग्ज़ाम ट्रेजरी का वीडियो कहाँ से मिल जाए, और बाकायदे आप बिलीव नहीं कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनका नाम ही है एग्ज़ाम ट्रेजरी PDF। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका नाम है एग्ज़ाम ट्रेजरी वीडियो। और होता क्या है कि जितना समय आप इस पे लगा रहे हैं कि एग्ज़ाम ट्रेजरी का PDF या वीडियो कैसे मिले, इतना समय अगर आप लोगों ने उसके पढ़ाई को लेके लगाया होता तो फिर आपको शायद एग्ज़ाम ट्रेजरी के वीडियो की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उन सारे ग्रुप्स में चल क्या रहे हैं, कोई पूछ रहा है कि यार कहाँ से मिलेगा, कोई सोच रहा है कि बहुत अलग अलग दिमाग। और ये जो सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस था कि सब 10-10 रुपये 100-100 रुपये जमा करो, मिलके हम लोग ले लेंगे, तो ये भी शायद सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप लोग जो है अननेसेसरी डिस्कशन या इंगेज करने में समय व्यर्थ कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए आप लोग सपोज कीजिए कि 100-100 रुपये दे के आप लोगों ने ले लिया। फाइनल एग्ज़ाम में तो आप लोग सारे मिल के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, सभी को इंडिविजुअली एग्ज़ाम देना है। और वहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है कि आप लोगों ने कितना ज़्यादा प्रिपेयर किया है, कितना ज़्यादा मेहनत की है। एक साइड जहाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो फिर ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप भी मेहनत कीजिए। देखिए एग्ज़ाम क्लियर करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप पढ़ाई करें। हाँ, जो एग्ज़ाम ट्रेजरी के द्वारा जो वीडियो या PDF उन लोगों को दिया जा रहा है, कुछ सेलेक्टेड लोगों को, ये वो लोग हैं जो अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि निकल गया तो JNU चले जाएंगे, नहीं निकल गया तो कुछ और कर लेंगे।
तो आप लोग अगर इस सोच में हैं कि एग्ज़ाम ट्रेजरी का वीडियो अगर मिल जाता है तो ठीक है, जेएनयू का एग्ज़ाम निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग जो एज यूजुअल जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, फिर आप लोग बेकार का जो है जेएनयू के लिए बैठ रहे हैं, यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेएनयू आना चाहते हैं कुछ आगे अचीव करने के लिए। जेएनयू गोल नहीं है, जेएनयू तो मात्र एक माध्यम है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना, तो जेएनयू एक माध्यम हो गया ना। आपको हायर एम करना है और ये चीप एक्टिविटीज़ करके आप हायर एम नहीं कर सकते हैं, ये आप जान लीजिए। क्योंकि जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, और आप लोग इसी चीज़ को भूल जाते हैं। आप लोग जब जेएनयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग को ये लग रहा है कि यहाँ पे हम कुछ शॉर्टकट कर लेंगे जिससे कि मेरा जेएनयू का एग्ज़ाम निकल जाएगा। ऐसा नहीं है यार। आप नंबर ऑफ़ सीट्स देखिए, कितने कम सीट्स हैं, तो शायद मुश्किल हो जाता है। और आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जेएनयू एग्ज़ाम क्लियर कीजिएगा, और आप देखिएगा जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है ना, जब आपको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। और आप जब आपको वो खुशी मिलेगी ना, तो आप रियलाइज़ नहीं कर पाइएगा कि आपने क्या अचीव किया है। इसलिए उस जो खुशी मिलती है एग्ज़ाम क्लियर कर देने के बाद, जब आपको पता चलता है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, ये आप सिर्फ आपके लिए एक अचीवमेंट नहीं होती है, आपकी पूरी फैमिली के लिए अचीवमेंट होती है। जब आप जेएनयू आते हैं तो आपको पूरे इंडिया में सेकेंड इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं। और जब भी आप जेएनयू आते हैं तो और आप बोलते हैं कि हाँ मैं जेएनयू में पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहला जो चीज़ें होती है ना कि लोग आपको सीरियसली लेते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ। जब मैं जॉब कर रहा था तो मतलब बीच में मैंने कुछ साल जॉब भी किया है। तो जेएनयू से निकलने के बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो बहुत सारे जहाँ पे मेरा इस टाइप का जॉब था जहाँ पे मुझे सीएम के साथ, ऑफिसर आईएएस ऑफिसर्स के साथ, मिनिस्टर्स के साथ मिलना पड़ता था। और जहाँ पे भी मैं गया उनको पता चलता था कि मैंने जेएनयू से अपनी पढ़ाई की है, तो उसके बाद में जो भी बोलता था वो लोग उसको सीरियसली लेते थे। और सेम चीज़ आपके साथ होने वाला है जब आप जेएनयू आ जाते हैं। यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सस्ता खाना सस्ता रहना मिलता है, यहाँ पे एक पूरा वो माहौल है जहाँ पे आप अपने आप को ढालते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को उस जो मेहनत करना पड़ता है उसके लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं। आप जेएनयू आने के बाद बहुत सारे ऐसे होंगे जो मान लीजिए टूरिज्म इंडस्ट्री में जाइएगा, कुछ लोग होंगे जो एसएससी में जाइएगा, कुछ लोग होंगे जो बैंकिंग में जाइएगा, कुछ लोग आप लोग एकेडमिक्स में जाइएगा, यूपीएससी में जाइएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप लोग जहाँ भी जाइएगा आप लोग बेस्ट रहिएगा। और उसके लिए, उस पोजीशन के लिए आज के डेट में आप खुद से चीटिंग नहीं कर सकते हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ चीटिंग की, आप अगर आज के डेट में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो ये खुद से एक चीटिंग हो गई। अगर आप अपने एम को लेकर सीरियस नहीं है तो आज खुद के लिए एक चीटिंग हो गई। इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग सीरियस हैं जेएनयू को लेकर, अगर ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम निकल गया तो जेएनयू चले जाएंगे, नहीं निकला तो नहीं जाएंगे, तो फिर तो एज यूजुअल आप जो है टिकटॉक भी देख लीजिए 2-3 घंटे, इंस्टाग्राम भी देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए। अभी किसी ने मुझे बताया कि अभी यूट्यूब पे एक नया डिबेट चल रहा है, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर्स, उसको भी देख लीजिए। अगर नहीं देखना है तो फिर मुझे देख लीजिए। मैंने भी बहुत सारे लोगों को यही बोला कि यार थोड़े दिन ना टिकटॉक यूट्यूब ना देख के मुझे देख लिया करो, तो फ़ायदा भी हो जाएगा। फिर मैंने ये भी बोला कि एक काम मैं कर सकता हूँ कि थोड़ा सेविंग करके, थोड़ा पाउडर लगा के, क्रीम लगा के मैं आ जाऊँगा, तब शायद तुम लोग देख लोगे। अरे नहीं सर, आपको तो ऐसे ही सुनते रहते हैं। मैंने बोला वाह। तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग सीरियस हैं तो सीरियसनेस सिर्फ थॉट्स में नहीं होने चाहिए, सीरियसनेस आपके एक्शन में भी होनी चाहिए। यूजुअली होता क्या है कि हम लोग एक साइड तो सीरियस रहते हैं कि कुछ करना है, दूसरी साइड ये कुछ करना है इसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये सोचना बंद कर दीजिए। अब समय आ गया है कि 2.5 महीने आपके पास है और आप किस तरह अपने थॉट्स को अपने एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस 2.5 महीने में, 3 महीने में आप अपने थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं फिर आपका प्रिपरेशन लेवल जो है डाउन हो जाएगा। इसीलिए होपफुली आज के लिए मैंने बहुत लेक्चर दे दिया। अब आते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का जो नेक्स्ट ये था, एक तो था टाइम मैनेजमेंट, उसका एक ही उपाय है, कुछ कुछ चीज़ें डिलीट कर दीजिए और डिलीट करने से आपका दिमाग भी खाली हो जाएगा।
जो नेक्स्ट आता है कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि इंग्लिश के बारे में कहाँ से पढ़ना चाहिए, या हटाइए इंग्लिश को भी हटाइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपको जो आपका जनरल नॉलेज है वो कहाँ से पढ़ना चाहिए। जैसे देखिए अभी किसी ने पूछा है कि सर विल यू मेक वीडियोज़ फॉर करंट अफेयर्स ऑल्सो। तो ये कोई अगर मुझे रात में 11:30 बजे पूछ रहा है कि सर आप करंट अफेयर्स के लिए भी वीडियो बनाइएगा, दिस मीन्स ये सीरियस है। तो जो सीरियस होते हैं वो सोचिए कि मान लीजिए कि इनके पास दिन में टोटल 12 घंटा आराम से पढ़ाई किए लेकिन सो गए, लेकिन ये लोग सीरियस हैं तभी तो रात के 11:30 बजे भी कॉल करके मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आप लोग वीडियो बनाइएगा। तो हाँ जी, मैं इनके लिए तो ज़रूर बनाऊँगा, आप लोग के लिए भी बनाऊँगा। तो बात हो रही थी कि जनरल नॉलेज कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो जितने लोग का अभी भी ये सवाल है कि सर सारे कंट्री से आएगा, तो मैं आपको बता दूं आप लोग को नहीं, सारे कंट्री से नहीं आएगा। तो और बाकी लोगों को जिनको पता है कि सारे कंट्री से आएगा, तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर निकालिए और हर एक टॉपिक से आप देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लास्ट ईयर का फ्रांस का क्वेश्चन निकालिए, या फिर आप लास्ट ईयर का क्लस्टर 1 का क्वेश्चन निकालिए, और आप देखिएगा कि हर एक क्वेश्चन जो है एक एक सेक्शन से पूछा गया है। एक एक सेक्शन मतलब एक एक टॉपिक से। और आप उसका ना मैपिंग करना स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप क्वेश्चन देखते हैं लास्ट ईयर का, तो उसमें पूछा गया था कि मॉस्को आपका रशिया में जो 2014 का ओलंपिक्स हुआ था सोची में, उसका मैस्कॉट क्या था। तो अब देखिए आपको एक तो पता चल गया कि वो ओलंपिक्स के बारे में पूछ सकता है। आप जो है रिसेंट में जहाँ जहाँ ओलंपिक्स हुआ है, स्पेशली वो कंट्रीज जिसका फॉरेन लैंग्वेज से एसोसिएटेड है, यानी आप ये बोल सकते हैं कि जिन कंट्रीज़ के लैंग्वेजेस एग्ज़ाम में या जेएनयू में पढ़ाई जाते हैं, उन सारे को आप लोग ले लीजिए। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं तो आपका हो गया, अगर आप विंटर ओलंपिक्स देखते हैं 2018 का, तो ये आपका साउथ कोरिया में हुआ था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये साउथ कोरिया में हुआ था। तो आप लोग साउथ कोरिया का ओलंपिक्स से लेके जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको लिख लीजिए। दूसरा, आपका ओलंपिक्स पूछ दिया था कि समर ओलंपिक्स 2016 कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, उसको देख लीजिए। इस बार का समर ओलंपिक्स आपका टोक्यो में होने वाला था, उसके बारे में आपने देख लिया। तो आपको एक क्वेश्चन से पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ हुआ था। और जब आप उन शहर के बारे में देखते हैं तो उन जो शहर होगा उस शहर के बारे में भी स्टडी कर लीजिए। उसके साथ साथ आप देख लीजिए कि उस ओलंपिक से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल कि क्या कोई नया गेम इंट्रोड्यूस हुआ, या फिर आप देख लीजिए क्या कोई नया कंट्री ऐसा था जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, या फिर आप ये देख लीजिए कि जो जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी, तो ये देख लीजिए कि जर्मनी ने 2018 के विंटर ओलंपिक्स में कितने मेडल जीते थे, उनका पोजीशन क्या था। या साउथ कोरिया में अगर हुआ था तो साउथ कोरिया का 2018 के विंटर ओलंपिक्स में क्या पोजीशन रहा था, पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मेडल टैली। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने अगर देखा होगा तो लास्ट ईयर के फ्रांस में जो फ्रेंच या फ्रांस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था, तो वहाँ के केव पेंटिंग के बारे में पूछ दिया गया था। तो आपको ये करना है कि केव पेंटिंग आपका जर्मनी में है कि नहीं है, रशिया में है कि नहीं है, स्पेन में है कि नहीं है, या बाकी कंट्रीज में कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सारे लोग ये कॉल करके पूछ रहे थे कि सर क्या आप लोगों का जो अगर पैकेज है जो लेना ज़रूरी है। मैं बोलूँगा लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप खुद से 16 घंटा दे सकते हैं तो शायद लेना ज़रूरी नहीं है। देखिए दो चीज़ें हो जाती है, आपका ना 80% ऑफ द टाइम चीज़ों को सर्च करने में चला जाता है, और अगर आप सर्च करने में ज़्यादा समय दे रहे हैं तो आप याद नहीं कर पाइएगा। प्लस कहाँ से सर्च करना चाहिए, क्या सर्च करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी आप ये बोल सकते हैं कि चैलेंज है, क्योंकि सारा चीज़ें आपको एक जगह नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन रात इंटरनेट ब्राउज़ करते रहते हैं, तो शायद आप लोगों को अगर इंटरनेट ब्राउज़ करते, ये टिकटॉक ब्राउज़र नहीं भाई, इंटरनेट ब्राउज़, वो इंटरनेट ब्राउजिंग एंड टिकटॉक ब्राउजिंग अलग अलग चीज़ें होती हैं।
तो आप लोग जितने लोग इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो शायद आप लोगों के लिए सर्च करना आसान होगा, तो आप लोग को शायद लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये देखना होगा कि आपको हर एक क्वेश्चन को खुद से मैप करना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ से आया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब सारे फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है तो यूजुअली आपसे एक या दो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन एक कंट्री के बारे में आएगा, और ये 3 क्वेश्चन क्या होगा बहुत डिफ़िकल्ट है। और उस केस में आप जो है किसी भी कंट्री को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि चाइना ने चाइनीज़ वायरस लाया है तो हम जो है चाइना को बाइकआउट कर देंगे। या अभी भी बहुत सारे लोगों ने जो ये कॉल करके पूछा कि सर मैंने क्लस्टर 3 का नहीं फिल किया है तो क्या अरब कंट्रीज़ के बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा? भाई करना पड़ेगा, सभी के बारे में आ रहा है। अभी भी आप लोग यही सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ क्लस्टर 1 डाल दिया, सिर्फ क्लस्टर 2 डाल दिया। तो यार एक चीज़ बात बताऊँ, इस बार कितने लोगों ने क्लस्टर वाइज फॉर्म भरा है? कोई नहीं। सारे आप लोगों ने तो चूज़ किया है ना, लैंग्वेज चूज़ किया है, तो क्लस्टर की बात कहाँ से आ गई? यार क्लस्टर ना लास्ट ईयर तक था, अब आप लोग 2020 में आ गए हैं, यहाँ इस बार कोरोना वायरस भी साथ में आया है, तो क्लस्टर वाला चीज़ ना आप लोग वहीं छोड़ दीजिए। इस बार सारे कंट्री को पढ़ना है, सारी कंट्री के बारे में क्वेश्चन आएगा, और किसी भी कंट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये गर्मी इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि जब भी आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो एक पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप जितने ढंग से हो सकता है वो देखिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए बॉर्डर देख रहे हैं साउथ कोरिया का, सपोज कीजिए कि आपने बॉर्डर देखा, तो साउथ कोरिया का जब आप देख रहे हैं तो उसके साथ तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किन किन कंट्रीज़ का बॉर्डर है। मान लीजिए चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, बाकी जो भी कंट्री है आपने देख लिया, लेकिन उसके साथ ये भी देखिए कि क्या उनके आसपास कौन कौन से सी हैं, क्योंकि वाटर बॉडीज़ के बारे में पूछ दिया जाता है और ये पूछ दिया जाएगा, और उसमें दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये पूछ दिया जा सकता है कि इस 2 वाटर बॉडी या 3 वाटर बॉडी का नाम दे दिया गया और वहाँ को 4 ऑप्शन दे दिया गया और पूछ दिया गया कि कौन सी कंट्री इससे बॉर्डरिंग है। एक तो ये हो आ गया। दूसरा जो तरीका है पूछने का कि आपको कंट्री का नाम दे दिया गया और वाटर बॉडीज़ का नाम दे दिया गया, पूछ दिया गया कि इसमें से कौन सी वाटर बॉडी जो है इस कंट्री का बॉर्डर नहीं है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप बॉर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप उन सारे इन्फॉर्मेशन को देखिए। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं, तो सपोज कीजिए कि आपने रिवर का देख लिया, आपने ये तो देख लिया कि हाँ ये रिवर जो है इस कंट्री में है, या आपने ये देख लिया कि ये रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर इस कंट्री का। लेकिन दूसरा जो वहीं पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है वो ये कि आप ये भी देख लीजिए कि वो रिवर किस किस कंट्री से फ्लो करता है। दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि उस रिवर का सबसे मैक्सिमम लेंथ किस कंट्री में है। सपोज कीजिए कि एक रिवर ऐसा है जो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन तीनों से फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कि उस रिवर का किस कंट्री में मैक्सिमम फ्लो है, या मैक्सिमम ड्यूरेशन, या आप ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम लेंथ किस कंट्री में है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे गए हैं, इसलिए आप इस तरीके से भी प्रिपरेशन कीजिए। तो क्योंकि जैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही सवाल था कि क्वेश्चन जो है जब आ जाता है तो लगता है कि ये तो भाई पढ़े हैं, लेकिन ये नहीं पढ़े हैं। ये इसीलिए हो पा रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट पढ़ाई है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप सपोज कीजिए कि माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है किस कंट्री में लोकेटेड है, माउंट एवरेस्ट का हाइट क्या है, माउंट एवरेस्ट कौन से माउंटेन रेंज में है, माउंट एवरेस्ट के आसपास कौन सा आपका दूसरा चोटी या पीक कौन सा है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको इस तरीके से सारा प्रिपरेशन करना है। अब तीसरे पे आ जाते हैं, तो ये इस तरीके से तो जीके हो गया। तीसरा जो आ जाता है इंग्लिश को लेके, रीजनिंग, या आप लोग सभी लोग जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसएससी का भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो रीजनिंग में तो मैक्सिमम किसी को जो है कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आते हैं लास्ट की इंग्लिश किस तरीके से किया जाए। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए आप लोग क्या कीजिए कि हर एक दिन 10 वर्ड निकालिए, या
सपोज कीजिए 10 वर्ड आपने निकाला, तो उस 10 वर्ड का आपको 4 सिनोनिम ढूंढना है। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, तो ये हो गया। और उसके आपको 4 जो है एंटोनिम ढूंढना है। तो आपने निकाल लिया 4 एंटोनिम, 4 सिनोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट इन मीनिंग। तो आपके टोटल हो गए कितने, हर एक 10 के अगर आपने 4 निकाला तो वो 40 एंटोनिम हो गए और 40 सिनोनिम हो गए। तो इस तरीके से आपके हो गए 40 40 80 और 10 जो वर्ड हो गए 90 वर्ड। और आप जब देखिएगा कि, और देखिए जो आपने एक वर्ड के 4 सिनोनिम निकाले, तो वो 4 या 5 मिला के पूरा कंप्लीट पैकेज बन जाता है, जिसमें कि उससे अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं कीजिएगा। वहीं जब एक वर्ड के आपने 4 एंटोनिम निकाल लिए, तो वहाँ पे भी देखिएगा कि 4 एंटोनिम आपस में सिनोनिम हो जाता है। प्लस आपको ये पता चल जाएगा कि उस पेयर में कौन का किसका किसका एंटोनिम सिनोनिम हो गया। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाता है। और इसका मैं आपको एक दिन जो है वीडियो पे भी बना के बताऊंगा, यूट्यूब वीडियो बना के दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से करना चाहिए। तो इस तरीके से आप करते हैं तो आप देखिए सिर्फ 10 वर्ड से आप जो है 90 वर्ड एक दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं। और अगर आप इसी को मान लीजिए 30 दिन कंटिन्यू करते हैं तो ये आपका 2700 वर्ड हो जाता है। और ये सबसे आसान तरीका है एंटोनिम और सिनोनिम को देखने का, इससे आसान तरीका नहीं है। और जो आप लोग, जो बहुत सारे आप लोग का जो सवाल था ना कि याद नहीं होता है, सारा याद होगा। और याद नहीं भी होने का कारण इसलिए क्योंकि आपने अपने दिमाग में ना कचड़ा बहुत भर रखा है, अननेसेसरी कचड़ा। तो उसको बाहर निकाल के अच्छी अच्छी चीज़ें जो याद कर लीजिए। और दूसरा जो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो बोला था कि डेट्स याद नहीं हो रहे हैं, रशिया का डेट है, फ्रांस का डेट है, जर्मनी का डेट है, जापान का डेट है। तो डेट को बेस्ट है कि याद करने से ना आप एक एक चार्ट बना लीजिए। एक चार्ट में लिस्ट बना लीजिए कंट्री के, 1 से 10 तक मान लीजिए 10 कंट्री है, 10 कंट्री के उसमें पहला कॉलम बना लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, और एक साथ लिख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन कब सबका अडॉप्ट हुआ। ठीक है, एक साथ बना लीजिए सबका कि फ्लैग, कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ। तो इस तरीके से एक साथ आप बना लीजिए कि सबके प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। आप बना लीजिए कि सबके करंट प्रेसिडेंट कौन है अगर हैं तो। आप बना लीजिए कि सबके लास्ट रूलर या किंग मोनार्क कौन है। तो इस तरीके से जब आप चीज़ें याद करेंगे तो आसान हो जाएगी। और इसी में आप बना लीजिए कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कितना है, इसी में आप लगा लीजिए कि लॉन्गेस्ट रिवर का लेंथ कितना है, और इसी में आप लगा लीजिए कि हाईएस्ट माउंटेन पीक कहाँ है, कौन से माउंटेन रेंज में है, उसका हाइट कितना है। तो एक कंट्री का कॉलम होना चाहिए, 3-4 कॉलम बना लीजिए जो एक तरीके का हो। इसी में आप बना लीजिए कि लोअर हाउस का नाम क्या है, अपर हाउस का नाम क्या है, और ये चार्ट आप बना लीजिएगा ना तो 10-15 पेज में आपका ये पूरा बन जाएगा। और इस तरीके से जो आपके साथ जो ये समस्या हो रही है ना कि याद नहीं हो पा रहा है, 100% याद हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आप लोग इस तरीके से चार्ट बनाते हैं तो 100% याद हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को याद करने के लिए इससे बेटर तरीका नहीं है। ये इसलिए क्योंकि देखिए होता क्या है कि सपोज कीजिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का निकाल लिया, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का डेट निकालते हैं तो वहाँ पे एक देखिएगा कि एक सीक्वेंस बन जाता है कि किसी का पहले हुआ, किसी का बाद का हुआ। और उसी तरह क्या कीजिए कि जब आप एक पार्टिकुलर कंट्री का बना रहे हैं, किसी पार्टिकुलर, सपोज कीजिए कि रशिया का ही आप बना रहे हैं, तो आपने पहला लिख लिया रशिया का डेट, उसमें इवेंट डेट लिख लिया, तो आपने लिख लिया अक्टूबर 1917, उसके साइड में इवेंट लिख लिया अक्टूबर रिवॉल्यूशन। उसके बाद आपने दूसरा जो लिख लिया कि 1922 क्या फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर, 1924 डेथ ऑफ लेनिन। इसी तरीके से आप जो है आगे लिखते चले गए। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो 100% याद हो जाएगा। तो जितने लोग आप लोग सीरियस हैं भाई, इसमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इतना देर तक टिक पाए होंगे। और जितने लोग टिक पाए हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग सीरियस हैं जेएनयू को लेके, तभी लोग आप लोग इतना एंड तक वीडियो देख पाए हैं। तो आप लोग ये सब काम कीजिए। और इसके बाद हम लोगों ने जो प्लान किया है कि अब हम लोग जो है डेली आपके लिए 3 से 4 छोटे छोटे वीडियोस लेके आएंगे, सो दैट कि आपको याद हो सके। एक एक छोटे छोटे किसी टॉपिक पे उठा के लेकर आएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करने का 100%।
तो आप लोग जितने लोग जेएनयू के लिए दे रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और अगर आपको कोई भी समस्या होती है, किसी भी प्रकार का समस्या होती है, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैंने बोला कि यार अब से ना आप पढ़ाई करो, मन नहीं लगे तो मुझे कॉल कर लिया करो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे लोग ये हैं कि घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, तो पढ़ाई करते करते तो थक ही जाते हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए कि सपोज कीजिए 2 घंटे जो है ज्योग्राफी पढ़ लिए किसी कंट्री का, या 2 घंटे आप किसी कंट्री का हिस्ट्री पढ़ लिए, आधे घंटे आपको फ्रेश होना है तो आधे घंटे टिकटॉक नहीं करना है, आधे घंटे बाहर नहीं जाना है। आधे घंटे आप क्या कीजिए कि जो चीज़ें आपने पढ़ाई की उसी के बारे में गूगल पे सर्च कर लीजिए। जब गूगल पे आप सर्च कीजिएगा तो आपको रिलेटिव इन्फॉर्मेशन ही मिल जाएगा, कुछ माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। माइंड फ्रेश होने के लिए आपको फालतू जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की जितने भी जो क्वेश्चंस थे हम लोगों ने 100% उसको सॉल्व कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोगों ने सही से आंसर नहीं दिया है, या आपको और क्लियरिटी चाहिए, तो आप लोग जो है जब चाहें कॉल कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह 3 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक हम लोग कंप्लीट डेड होते हैं। उसके बाद 9 AM to 3 AM कंप्लीट अलाइव। तो इतनी देर आप लोग जो है कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, और ये मत सोचिएगा कि हम लोग परेशान होते हैं। हम लोग आप ही के लिए हैं। आप लोग जितना कॉल कीजिएगा उतना बेटर है। कुछ भी समस्या हो तो कॉल कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।